हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस कक्षा में एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल की तरफ से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठी का जो सब्जेक्ट है, विषय हिंदी, उसके एक अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब होता है हाफ ईयरली पेपर का जो सैंपल पेपर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो पेपर होगा बिल्कुल न्यू जो हमारी टेक्स्ट बुक है मल्हार, उस पर आधारित है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये सारे का सारा जो पेपर है ये मल्हार पर आधारित है और उसी के सारे क्वेश्चन आंसर हैं, पैसेज है। तो चलिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेपर को, ये वीडियो जो पेपर की है, इसको जल्दी से जल्दी आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पेपर का जो है लाभ उठा सके। वीडियो देखकर उनको भी जो है प्रश्नों की जो लेवल है उनके बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलिए बिना देरी हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें ये दिया गया है कि पेपर जो होगा आपका 60 अंक का है, 2.5 घंटे का समय होगा। सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग हैं, क, ख, ग और घ। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं। अनिवार्य का मतलब होता है कोई भी प्रश्न आपने छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से दीजिए, एक एक करके देने हैं हमें। चलो शुरू करते हैं। खंड क है, भाग क है, अपठित गद्यांश है। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है अपठित, उसको ध्यान से पढ़ना है और जो है उत्तर देने हैं प्रश्नों के। यहाँ लिखा है निज भाषा। निज भाषा मतलब होता है जो अपनी भाषा है। जैसे हम भारत देश के वासी हैं तो हमारी जो भाषा है वो है हिंदी। तो यहाँ हिंदी के बारे में बात की गई है। हिंदी जो भाषा है वही हमारी निज भाषा है। निज का मतलब होता है अपनी। अपनी भाषा और अपनी संस्कृति ही उन्नति से ही हमारे राष्ट्र का विकास होता है, देश का विकास होता है। विकसित देशों में वहाँ की राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही शिक्षा का माध्यम होती है। इसका मतलब है कि जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री, ये जो यूएसए है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है और भी कई सारे देश जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा है वो जो है क्या नाम लेते हैं, वही शिक्षा का माध्यम होती है। विदेशी भाषा चाहे कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, मतलब समृद्ध का मतलब हो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी डेवलप क्यों ना हो, उसमें परायेपन की गंध आती है। कैसे आती है गंध? क्योंकि हम यदि हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी वाले हैं, तो हमें दूसरे की भाषा से इतना प्रेम नहीं होगा, हमें अपनी चीज़ से ही प्रेम होता है, तो हमें हिंदी से ही प्यार होगा। इसीलिए बालक को उसी की भाषा में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जिस भाषा से हमें प्रेम होता है उसी भाषा में यदि ज्ञान विज्ञान जो की शिक्षा दी जाए तो वो बच्चे के लिए लाभदायक होगी। क्योंकि अपनी शिक्षा, अपनी भाषा में यदि कोई शिक्षा दी जाए, जैसे मान के चलो हरियाणा की हरियाणवी भाषा में शिक्षा दी जाए तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगी। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी में यदि शिक्षा दी जाए तो उसको जल्दी समझ आएगी। ऐसे ही गुजरात मराठी जो है, जो जगह है, गुजराती मराठी में शिक्षा दी जाए तो बच्चे को जल्दी समझ आएगी। हमारे देश में भी अनेक बार कई शिक्षाविदों ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सलाह दी है, क्योंकि मातृभाषा ही एक ऐसा मजबूत माध्यम है जिसके द्वारा बालक को किसी चीज़ का ज्ञान ग्रहण करने में जो है आसानी हो जाती है, वो समर्थ हो जाता है किसी भी चीज़ में। मातृभाषा मतलब जो मदर टंग है, जो हमें बाय बर्थ हमें अपने घर परिवार से सीखने को मिलती है, ऐसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। चलिए हम पैसेज देख के बेस पर प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, किसी भी देश का विकास किस पर निर्भर करता है? पहला प्रश्न है, हमने पैसेज पढ़ लिया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि किसी भी देश का विकास किस पर निर्भर करता है। हम ढूंढेंगे, यहाँ पर दिया गया निज भाषा और संस्कृति की उन्नति पर, तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा इसका। निज भाषा और संस्कृति पर देश का विकास निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, हर विकसित देश में शिक्षा का माध्यम होता है। जो भी डेवलप कंट्री है, विकसित देश है, वहाँ जैसे
जो एजुकेशन दी जाती है वो किस भाषा में दी जाती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा, प्रांतीय भाषा, जनभाषा, यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिया गया राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम इसको लाल कलर से रंग देंगे, ग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विदेशी भाषा का स्वरूप कैसा होता है, विदेशी भाषा कैसी होती है, तो वो बताना। हमने ऊपर ही पढ़ा था तो उत्तर में आया था विदेशी भाषा का स्वरूप जो है परायेपन का होता है। हमें जो विदेशी भाषा है वो पराई लगेगी, हमें अपनी भाषा जो है अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर इसका भी ग उत्तर हो जाएगा, परायेपन का। आगे जो प्रश्न दिया गया है ग, क्या भारत में शिक्षा का माध्यम और भारत की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा मतलब हमारी हिंदी भाषा है। तो ये प्रश्न जो है एकदम आपकी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या भारत की शिक्षा का माध्यम जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी है, तो आप इसको सोच कर बताएंगे। उत्तर क्या दिए गए, कई देश के कई राज्यों में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा में, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। पूर्ण रूप से सारे जो राज्यों में हिंदी नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि कई राज्यों में जो है शिक्षा का माध्यम हिंदी है। जैसे हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, शिक्षा का माध्यम के रूप में हरियाणा है, ठीक है। लोगों का रुझान विदेशी भाषाओं की तरफ है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बन गई है। जैसे आप देखेंगे तो आज के समय पर हर जो है विषय जो है हिंदी को छोड़कर सारे के सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो विदेशी भाषाओं की तरफ हो रहा है। तो हम इसका उत्तर ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि लोगों का रुझान विदेशी भाषाओं की तरफ हो रहा है, जैसे अंग्रेजी हो गया। आगे यहाँ पर लिखा है मातृभाषा की क्या विशेषता होती है, तो चलिए देखते हैं क्या है विशेषता। यह भाषा लोगों को पैतृक विरासत में मिलती है, प्राप्त होती है। इसका मतलब होता है कि बाय बर्थ जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। इसमें लोग अधिक से अधिक बातचीत करते हैं। तीसरा उत्तर है मातृभाषा में अपनेपन का एहसास होता है। और चौथा उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सही है, जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये सारी सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। मतलब कि मातृभाषा वह होती है जो हमें बाय बर्थ प्राप्त होती है, और जिस भाषा में हम अधिक से अधिक बातचीत करते हैं और जिस भाषा में अपनेपन का एहसास होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। चलिए ये तो था पैसेज। अब हम बढ़ते हैं अपठित गद्यांश की तरफ। क्या दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है। चलिए कविता का पद्यांश क्या है, आया बसंत बागों में बहार लेकर आया, फूलों पर भी भंवरे मंडराए, कलियों पर तितली उड़ने लगी, चारों ओर मस्ती छाने लगी, तन मन में उल्लास लाया वसंत। उल्लास का मतलब होता है खुशी, उल्लास का क्या मतलब होता है, खुशी। तो जब वसंत आता है तो वसंत के आने पर बागों में बहार छा जाती है, फूलों पर भंवरे मंडराने लगते हैं, कलियों पर तितलियां मंडराने लगती है, चारों तरफ मस्ती भरा वातावरण हो जाता है और लोग भी तन मन जो है लोगों के तन मन खुश हो जाते हैं। तो इस ये कुछ पद्यांश है। अब पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहला प्रश्न है इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो हम देख के बता सकते हैं वसंत ऋतु का वर्णन है, तो जहाँ भी हमें वसंत दिखता है वहाँ टिक करेंगे। तो इसका आंसर है ग, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है वर्षा ऋतु का फूलों पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। वसंत ऋतु के आने से फूलों पर क्या प्रभाव देता है। तो यहाँ पर लिखा गया है फूलों के बारे में, फूलों पर भंवरे मंडराए। तो हम ये उत्तर देखेंगे कि फूल मुरझा रहे हैं, नहीं, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, ग इसका उत्तर हो जाएगा। तो फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। अगला है तितलियां कहाँ उड़ने लगी हैं। तितलियां कहाँ पर उड़ने लगी हैं, तो पेड़ों पर, आंगन में, फूलों पर, कलियों पर। तो इसका उत्तर भी ग हो जाएगा। तितलियां जो है कलियों पर उड़ने लगी है। आगे बढ़ते हैं, वसंत ऋतु के आने से तन मन में क्या हो जाता है। तो यहाँ दुख छा जाता है, गम छा जाता है, या फिर खुशी छा जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खुशी छा जाती है, ग उत्तर हो जाएगा इसका भी। आगे है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द नहीं है। संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है, तो हम देखते हैं फूल, फूल तो संज्ञा शब्द होता है।
वसंत, वसंत भी संज्ञा शब्द है क्योंकि एक ऋतु का नाम है। बाग, बाग भी, बाग गार्डन, बाग मतलब गार्डन, गार्डन भी जो है एक संज्ञा शब्द है। और इसके अलावा क्या बच गया, मंडराए, मंडराए जो होता है क्रिया शब्द है। मंडराए का मतलब होता है फूलों के ऊपर मंडराना, ये क्रिया शब्द है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग। यहाँ पर हम लिखेंगे मंडराए शब्द जो है वो संज्ञा शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खंड अब आ गया है ख। खंड ख में पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश देखिए क्या है। पठित गद्यांश में प्रश्न 3 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। चलिए जी, सही उत्तर चुनते हैं। पहले पैसेज को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना न ही रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी। भ्रांति मतलब उनको भ्रम हो गया था। उनको लगता था कि यदि सुल्तान नहीं रहा तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उनका नाम सुनते ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय भी उसको देखने को अधीर हो गया। अधीर का मतलब होता है बेचैन हो गया। खड़ग सिंह का मन भी किया कि एक बार बाबा भारती का घोड़ा देख लिया जाए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके उसके पास बैठ गया। ये पैसेज है, हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो पैसेज के प्रश्न हैं वो देखते हैं। बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर किस तरह का आनंद मिलता था, यहाँ पर दिया गया है। माँ को अपने बेटे को देखकर जैसा आनंद मिलता है वैसा। किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद मिलता है वैसा। अ और ब दोनों सही है, दोनों गलत हैं। तो दोनों गलत तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, सी। अ और ब दोनों सही हैं। जैसे माँ अपने बेटे को देखकर, किसान अपने खेत को देखकर खुश होता है, वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। बाबा भारती ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या त्याग दिया था। केवल घोड़ा और खेत, घोड़ा तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। केवल रुपया और असबाब, ये भी गलत है। केवल रुपया, घोड़ा, खेत, जहाँ घोड़ा आ जाए वो तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ख। रुपया, माल, असबाब और जमीन त्याग दी थी। आगे बढ़ते हैं। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। बलवान, मुल्तान, सुल्तान, बहादुर। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। इलाके के प्रसिद्ध डाकू का क्या नाम था। डाकू खड़ग सिंह, दीवान सिंह, सुमेर सिंह, डाकू वीरप्पन सिंह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डाकू खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध जो है, मतलब इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अगला प्रश्न है, वह घोड़ा सुंदर और बलवान था। इस वाक्य में सुंदर और बलवान में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण का प्रकार बताना है कि सुंदर और बलवान विशेषण का कौन सा प्रकार। परिमाणवाचक नहीं, संख्यावाचक नहीं, क्योंकि परिमाण में जो है तरल पदार्थ जैसे दूध और क्या नाम लेते हैं, दूध हो गया, तेल हो गया, ठीक है, और भी फ्यूल हो गया, ये सब आते हैं। संख्यावाचक में संख्याएं आती हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा गुणवाचक। तो गुणवाचक ख हमारा सही उत्तर है। अब बारी आती है पठित गद्यांश की। पठित मतलब यह पढ़ा हुआ पैसेज है जो आपकी किताब में से लिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई।
आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। ये हमारी कविता है, मल्लार जो किताब है उसी में से ली गई है, पहली बूंद। ये उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पावस के प्रथम दिवस पर जो पहली बूंद गिरने से धरती पर क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये बताना है। पहला उत्तर दिया गया है, धरती पर बाढ़ आ गई, गलत। इसके बाद है, धरती पर अकाल और सूखा पड़ गया, ये भी गलत। धरती पर नए जीवन की शुरुआत हो गई, ये हमारा सही उत्तर है, तो इसका उत्तर ख हो जाएगा। आसमान पर उड़ता सागर से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आसमान में उड़ता सागर से इसका उत्तर दिया गया है, आकाश में बादल फैले हुए हैं, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। आगे है ग। ग में पद्यांश में नगाड़े शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? पत्तों की खड़खड़ाहट के लिए, गलत। धरती की ऊपरी सतह के लिए, ये भी गलत। वाद्य यंत्र के लिए, वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो ये भी गलत है, तो ख उत्तर हो जाएगा। बादलों की गड़गड़ाहट के लिए जो है नगाड़े शब्द प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, धरती की तरुणाई से कवि का क्या अर्थ है? धरती की तरुणाई, तरुणाई का मतलब होता है यौवन अवस्था, युवा अवस्था, जिसको अंग्रेजी में यंग एज भी बोलते हैं। तो हम युवा अवस्था जहाँ भी लिखा होगा उसी को ढूंढते हैं, तो हमारा उत्तर ग हो जाएगा। धरती की युवा अवस्था और ताजगी के लिए तरुणाई शब्द प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इस पद्यांश में किस ऋतु की बात की गई है? तो आप देख ही सकते हैं, पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में ही जो है बारिश होती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो ग उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, अब जो है प्रश्न उत्तर हल कर लिए जाएं। हम देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं पांच के उत्तर लिखिए। कोई पांच के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता ने कैसे सहयोग दिया? अब हमने पाठ पढ़ ही रखे हैं, तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है उन्होंने अपने जो ये पाठ में अपनी बारे में और अपनी माँ के बारे में बताया, और उसी के आधार पर बताना है कि कैसे साहसी बने। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता का बहुत सहयोग था या बहुत सहयोग दिया। बिस्मिल ने जीवन के हर कदम पर माँ से प्रेरणा प्राप्त की, मोटिवेट हुआ। इसके बाद हम लिखेंगे, माता जी के अच्छे व्यवहार, उदार विचारों और दृढ़ प्रतिज्ञा और उनकी प्रेरणा से ही बिस्मिल वीर और साहसी बने और देश सेवा के रास्ते पर चल पड़े। तो ये हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, गोल पाठ के आधार पर बताओ कि मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? तो हम लिखेंगे, मेजर ध्यानचंद की सफलता का रहस्य खेल के प्रति उनकी लगन, बार बार अभ्यास करना और खेल को खेल की भावना से खेलना था। तो ये उनकी सफलता का रहस्य के कारण है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस देश की भूमि पर जन्म लिया? ये तो बिल्कुल आसान हो गया, गौतम बुद्ध ने भारत देश की धरती पर जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, घ, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? देखिए, ये जब बाबा भारती का घोड़ा छीनकर जब डाकू खड़ग सिंह भागने लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, मुझे आप एक प्रॉमिस करिए, मुझे एक वचन दीजिए। तो क्या था वो वचन, वही हमने बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा कि घोड़ा चुराने की घटना के बारे में किसी को न बताए, अन्यथा लोग गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद नहीं करेंगे। तो यही बात बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह को कही थी कि यदि आप इसकी घोड़ा चुराने की बात किसी को बताएंगे तो कोई भी लोग जो है गरीबों की सहायता नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, पहली बूंद कविता में आकाश और बादलों को किसके समान बताया है? तो यहाँ लिखेंगे, कविता में आकाश को नीले नयनों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। ये 5 हो गए हैं, लेकिन हम छठा भी करेंगे। छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये रहीम के दोहे से लिया गया है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान,
कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका मतलब होता है कि जिस तरीके से पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार से सुजान लोग, साधु लोग, महात्मा लोग, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय खुद के लिए नहीं करते। अर्थात संत लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, अपनी संपत्ति दूसरे लोगों की भलाई में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिशा निर्देश के अनुसार दीजिए। क्या क्या दिशा निर्देश हैं? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा क्या है? लट्टू होना। लट्टू होना एक मुहावरा आया था, तो इसका अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलो लिखते हैं। लट्टू होना। लट्टू होना का मतलब होता है मोहित होना, है ना, दीवाना होना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोहित होना, दीवाना होना। वाक्य बनाएंगे, खड़ग सिंह सुल्तान की सुंदरता पर लट्टू हो गए। दूसरा मुहावरा क्या दिया गया है? हृदय पर सांप लेटना। हृदय पर सांप लेटना का मतलब होता है जलन महसूस करना। वाक्य बनाएंगे हम, अपने मित्र की सफलता से राहुल के हृदय पर सांप लेट गया। तो ये हमारा वाक्य बन गया। आगे चलते हैं। पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2 बार आया है। इसका अर्थ होता है, पग पग का अर्थ होता है हर कदम पर, हर कदम पर। तो ऐसे ही 2 शब्द जो है हमने भी बनाने हैं जो जोड़े में आए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला शब्द लिखेंगे बाल बाल, ठीक है, और उसका अर्थ लिख देंगे बाल बाल मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बाल ही बाल, जितनी हमारी मोटाई बाल की होती है उतना ही, बाल ही बाल। वाक्य बनाना है तो लिखेंगे आज मैं बाल बाल बच गया। दूसरा शब्द हम लेंगे देश देश। तो इसका अर्थ होगा प्रत्येक देश या फिर हर देश, है ना। लिखेंगे मेरा चाचा देश देश घूमता रहता है। आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। वाक्य में धक्का मुक्की में योजक शब्द प्रयोग हुआ है। ऐसे ही 2 शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे धक्का मुक्की में एक ऐसा चिन्ह यूज हुआ है जिसे योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसे शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है हार जीत। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे खेल में हार जीत चलती रहती है। दूसरा वाक्य लिखेंगे लाभ हानि, है ना, लाभ हानि। इसमें लिखेंगे कि जो है नौकरी में लाभ हानि जो है हमेशा चलती रहती है। इसके अलावा यदि बनाना है तो एक वाक्य हम बनाएंगे उतार चढ़ाव से, है ना। तो इसका लिखेंगे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब किन्हीं 2 शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द दिया गया है जलधर। जलधर का मतलब होता है, जलधर यूज करते हैं हम समुद्र के लिए। जलधर, नीरधर, वारीधर, अंबुधर जो है, ये सब शब्द हम इसके लिए यूज करेंगे। अंबर, अंबर किसको बोलते हैं? अंबर का होता है आकाश, आसमान, गगन, नभ। धरती का हो जाएगा धरती, धरा, भू, भूमि। पाठ में भी आया था एक शब्द वसुंधरा। तो ये सब शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। जैसे हमने पढ़ा था, जिस कविता में ये आया था फूट पड़ा जो है, अंकुर फूट पड़ा धरती से, जो पहली बूंद कविता में आया था। फूट का अर्थ होता है अंकुरित होना, और जो है क्या नाम लेते हैं, एक फूट का मतलब होता है डिवाइड कर देना, है ना, बांट देना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजों की एक नीति थी फूट डालो और राज करो। इसके अलावा भी हम एक वाक्य लिख सकते हैं जरा सी कहा सुनी होने से दोनों की दोस्ती में फूट पड़ गई। तो ये भी हम लिख देंगे। दोबारा दोहराते हैं, जरा सी कहा सुनी होने से
दोनों की दोस्ती में फूट पड़ गई। आगे बढ़ते हैं। अब खंड जो है घ आ गया, निबंध और पत्र लिखने हैं। इसके अलावा भी कुछ दिया है। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चलिए हम एक विषय पर निबंध लिख देते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा प्रिय खेल और मेरा प्रिय मित्र। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरा जो है प्रिय त्यौहार। देखिए बच्चों, ये सभी का अपनी चॉइस पर आधारित है। आपकी इच्छा है कि आपको जो आसान लगता है वो आप लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है तो मैं उसी के बारे में लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं लिखूँगा दिवाली मेरा प्रिय त्यौहार है। दिवाली जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है ना। और दीपावली भारत का प्रमुख त्यौहार है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की सीख देता है ना। यह त्यौहार भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली में मैं और मेरा परिवार अपने घर की सफाई भी करते हैं। दिवाली के दिन हम लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं और रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाते हैं। इस दिन मैं और मेरे घर के सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे जो है, इसके बाद हम सब एक दूसरे को अपने दोस्तों के साथ मिठाइयाँ भी बांटते हैं। और फिर जो है मैं अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर पटाखे भी फोड़ता हूँ। तो ये सब मैं अब इसमें लिखूँगा। और जो है इस तरीके से हम सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो ये मेरा निबंध हो गया है। आपको जो पसंद आता है आप उसे लिखेंगे। अपने चाचा जी के पुत्र, अगला प्रश्न है, अपने चाचा जी के पुत्र को जन्मदिन की बधाई के लिए जो है पत्र लिखिए ना। चाचा जी का पुत्र है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चाचा जी का पुत्र है ना। पहले तो हम चाचा जी से शुरू करते हैं। प्रिय चाचा जी प्रणाम। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अगले महीने की 10 तारीख को अपने बेटे, आपके बेटे का जन्मदिन है। मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मैं और मेरे माता पिता भी जन्मदिन के शुभ अवसर पर ज़रूर शामिल होंगे। चाची जी को भी मेरा नमस्ते। आपका बेटा, आपका लाडला बेटा स्वदेश। ये हम लिख देंगे। तो ये भी हो गया हमारा, ये प्रश्न भी। फिर है, विद्यालय में पानी की व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है। आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका अभ्यास करेंगे और जो है अपने शिक्षक से भी अपना उत्तर चेक कराएंगे। अगला प्रश्न है, आपका नाम गौरव है और आपकी बहन सुनीता है। आप इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। इसके बारे में संवाद लिखिए। और दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर इसके बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। अब ये भी प्रश्न जो है आपकी बिल्कुल चॉइस, इच्छा पर आधारित प्रश्न है। आपको इन दोनों में से कौन सा लिखना है। जैसे आपका नाम गौरव है, आपकी बहन का नाम सुनीता है, आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं और उसके बारे में संवाद लिखिए। आप अपनी बहन से कैसे संवाद करेंगे। जैसे मैं यदि गौरव होता और मेरी बहन का नाम सुनीता होता तो मैं संवाद कुछ इस तरीके से शुरू करता। गौरव, अब की बार गर्मी की छुट्टियों में शिमला घूमने चलेंगे। अपनी बहन को बोल रहा है। फिर सुनीता क्या कहती है, नहीं इस बार हम नैनीताल चलेंगे। गौरव, नैनीताल तो हम एक बार पहले भी जा चुके हैं। फिर क्या है, सुनीता क्या कहती है, हम शिमला भी तो जा चुके हैं। इस पर फिर गौरव क्या कहेगा, शिमला का माल रोड बड़ा ही सुंदर है, वहाँ की घाटियाँ बहुत ही सुंदर है, बहुत मज़ा आया था। सुनीता, हाँ आया तो था लेकिन मुझे नैनीताल ज़्यादा पसंद आया। गौरव, चलो तो अब की बार हम मसूरी चलते हैं। सुनीता, ये सही है,
हम इसके बारे में मम्मी पापा से बात करेंगे। गौरव, हाँ ठीक है। तो ये हमारा संवाद इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और 5 वाक्य लिखने हैं। तो हम चित्र को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है, और फिर हम इसके बारे में लिख देंगे। ध्यान से देखने पर चित्र के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर एक किसान दिया गया है। किसान खेती कर रहा है और अपने खेत जोत रहा है। खेत जोतने के लिए 2 बैलों की सहायता ली जा रही है। आसपास घास उगी हुई है और इस चित्र में घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें कुछ बातें यहाँ पर लिख देंगे। जो बातें इस प्रकार होंगी कि यह चित्र खेती से संबंधित है। इसमें किसान खेत जोत रहा है। इसमें खेत को जोतने के लिए 2 बैलों की सहायता भी ली गई है। इसमें आसपास बड़ी बड़ी घास भी दिखाई दे रही। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर घास भी दिख रही है। इसमें 2 या 4 घर भी दिखाई दे रहे हैं। ये 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है चित्र वर्णन भी हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो है हमारा प्रश्न पत्र यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हर एक प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि थोड़ा सा हौसला बढ़ा होगा कि किस तरीके से जो है सैम्पल पेपर जो है इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो किस तरीके से आए हैं। एक बार पुनः ध्यान रखें, यह वास्तविक पेपर नहीं है, ये एक सैम्पल पेपर है। ये पेपर जब आप इसको हल करेंगे तो इससे आपका जो मनोबल जो है बढ़ेगा, आपको प्रेरणा मिलेगी और आप जब जो अपना हाफ ईयरली का पेपर देने जाएंगे तो आप बिल्कुल मजबूती के साथ अपना पेपर दे पाएंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। बाय बाय।